व्यक्त करना चाहते हैं आपकी पावन उपस्थिति के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तो ये सीधी तस्वीरें आप गोवा से देख रहे थे, जहां 37वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज हो गया, उद्घाटन हो गया, शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके शुभारंभ की घोषणा की और तमाम महत्वपूर्ण बातें भी की। और क्या कुछ बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि गोवा वो धरती है जिसने देश को कई स्पोर्ट्स स्टार दिए हैं। ये अपने आप में गोवा के लिहाज से एक बड़ी खबर। और राष्ट्रीय खेल ऐसे समय पर हो रहे हैं जब भारत खेल जगत में एक के बाद एक सफलता हासिल कर रहा। तमाम बीती प्रतियोगिताओं में भारत का बेहतर प्रदर्शन। एशियाई पैरा गेम्स में भी भारत के खिलाड़ियों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया। राष्ट्रीय खेल एक मजबूत लॉन्च पैड है। निश्चित तौर से यहां से खिलाड़ी अब विश्व कीर्तिमान भी स्थापित करते हैं। इतिहास साक्षी है कि अभाव में भी भारत ने चैंपियंस पैदा किए हैं। और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया। सरकार ने खिलाड़ियों को ओलंपिक पोडियम तक पहुंचाने का प्रोग्राम बनाया है ताकि किसी प्रकार का अभाव न रहने पाए। इस साल का केंद्रीय स्पोर्ट्स बजट 9 साल पहले की तुलना में 3 गुना बढ़ गया है, अधिक हो गया है। इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। 70 वर्षों में जो नहीं हुआ वह इस बार हमने एशियाई खेलों में करके दिखाया है। पदक तालिका, अंक तालिका में भारत के बढ़ते कदम। भारत की स्पीड और स्केल का मुकाबला आज मुश्किल है। दुनिया के मुकाबले भारत तेज गति से बढ़ता हुआ नजर आ रहा। और ये बात खेल के मैदान पर भी साफ तौर से दिखाई पड़ रही है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। देश में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए एक नया इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। इस बात को भी प्रधानमंत्री ने किया। और किस प्रकार से 37वें राष्ट्रीय खेल अपने आप में जिसकी आज शुभारंभ हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुरुआत की है, कैसे महत्वपूर्ण है, क्या कुछ खास है, इस पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ राकेश राव जी, वरिष्ठ खेल पत्रकार जुड़े हुए। उनका हम रुख करते हैं। राकेश राव जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ा सवाल यही, क्योंकि एक लॉन्च पैड, एक बड़ा लॉन्च पैड का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया। और हम जानते हैं कि नेशनल गेम्स के इस मंच से बेहतर प्रदर्शन करने वाले तमाम भारतीय खिलाड़ियों ने विश्व कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। ये इतिहास हमने देखा है। देखिए, नेशनल गेम्स जो है हमारे, काश मैं अगर ये कह पाता कि अगर ये हर साल हो पाते तो कितना अच्छा होता। हालांकि ये हर साल होने चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि बहुत सालों से, मतलब मैं बात कर रहा हूं 1947 से, जब से हमें आजादी मिली है, खेल इस देश की प्राथमिकताओं में नहीं, कम से कम नहीं था। कुछ सालों तक तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन अब मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं इस खेल की दुनिया से मैं कम से कम मुझे हो गए भी 38 साल हो गए। और मैंने जितना करीब से देखा है, मैंने एक चीज तो मैं बिल्कुल, मतलब यकीन से कह सकता हूं कि जो चेंजेस मैं देख रहा हूं, कॉमनवेल्थ गेम्स जब यहां हुए इंडिया में 2010 में जो गेम्स हुए, उसके बाद से जो खेल के प्रति जो हमारे जो सोचने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, सरकार हो गई, जो खेल खेलते हैं, सबको मैं ले रहा हूं इसमें, प्लेयर्स भी ले रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी ले रहा हूं। उनमें एक बहुत अच्छा शिफ्ट आया है। वो ये है कि अब आपको कम से कम पिछले 10 सालों में तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि जिस अंदाज से लोग ये मान के चलते हैं कि अगर मैं कुछ करूंगा तो मुझे देखा जाएगा, मेरे परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, और उसके लिए जो और सरकार कर सकती है या जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। तो नेशनल गेम्स जब मुझे याद है जब शुरू हुए थे 85 में, तो उसका उद्देश्य ये था कि इसको हर स्टेट में हर साल हो जी। तो हर साल का मतलब ये हो जाता था कि आपको अलॉटमेंट जो होती थी वो 3 साल 4 साल पहले हो जाती थी, सो दैट आप इन 3-4 सालों में खेल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टेडियम हो गया, इक्विपमेंट हो गया, आप सब चीजें तैयार रखें और हर साल इंडिया में हो नहीं पाया। लेकिन ये जरूर है कि 2001 में हुआ, 2002 में हुआ, उसके बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि गुजरात में और गोवा में 2 साल में लगातार हो रहा है। तो इसमें ये चीज है। अब मैं बस यही चाहूंगा कि इसकी जो कंटिन्यूटी है वो रहे, क्योंकि ये क्या है, नेशनल गेम्स का क्या होता है कि आपको जो स्टेट एसोसिएट जो स्टेट्स हैं, वो अपने जो भी खिलाड़ी हैं जो जीत के आते हैं उनको कैश रिवॉर्ड्स भी देती है, जो कि नेशनल चैंपियनशिप में नहीं होता। ये सिर्फ नेशनल गेम्स में होता है। तो खिलाड़ी चाहता है कि वो आके खेले। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि सरकारों में खेल को लेकर प्राथमिकता नजर नहीं आती थी। आपने इस बात का भी जिक्र किया कि बीते कुछ वर्षों में ये नजर आ रहा है। आपको लगता है कि जब से इस प्रकार की सोच में एक बदलाव देखने को मिला है, खेलों को प्राथमिकता के साथ में खिलाड़ियों को हैंड होल्डिंग करने को लेकर और एक आधार तैयार करने को लेकर, आपको लगता है कि खेल में जो भारत इस वक्त कर रहा है वो अद्वितीय है, पहले ऐसा देखने को नहीं मिला, और ये एक आधार भी तैयार करता है कि यहां से हम और बेहतर करते नजर आएंगे इन तमाम प्रयासों के बाद?
बिल्कुल। देखिए, हमें पहला पहला काम तो हमको ये करना था कि स्पोर्ट्स का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए था। हम कहते हैं कि भाई स्पोर्ट्स के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। ये सारे काम साथ साथ होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि साहब अवेयरनेस पहले कर देंगे, स्ट्रक्चर बाद में देंगे। पहले, क्योंकि इस पे 360 डिग्री काम होना चाहिए, हर 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 तरफ से होना चाहिए। तो होता क्या है कि जब आप खेल की बात करते हैं तो आपने पहला काम ये किया है कि जैसे कि आप देखिए, जितने नेशनल चैंपियनशिप्स होते हैं और जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, एनएसएफ जो हम बोलते हैं, उनको आपको उसमें भी साथ साथ एक सफाई की जरूरत थी, क्योंकि वहां पे काम हो नहीं रहा था। हमने वहां उसके लिए आप लॉ लेके आए, वहां पे अब सफाई अभियान शुरू हो गया है, वो बहुत जरूरी था। उसके बाद हमने ये देखा कि जो खेल में जो अच्छा करते हैं यंगस्टर्स के लिए खेलो इंडिया आया जैसे, तो खेलो इंडिया के जितने भी वर्टिकल्स हैं, अगर अभी जैसे अभी से खेलो इंडिया वो हो गए आपके नॉर्मल खेलो इंडिया गेम्स, फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स, फिर खेलो इंडिया का जो विमेन वाला जो गेम्स है वो है। और मुझे ये भी सुनने में आया था पहले कि इसके और वर्टिकल्स हैं जहां पे कि खेलो इंडिया का जो ट्राइबल गेम्स भी होंगे। ये जब शुरू हो जाएगा, देखिएगा हमारे देश में जो ये छुपा हुआ जितना टैलेंट है खेल में, वो भी बाहर निकल के आएगा। क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल बेल्ट्स में बहुत सारे टैलेंटेड, नेचुरली टैलेंटेड लोग हैं, वो भी बाहर निकल के आएंगे। तो ये जो ब्रॉड बेस किया गया है पिछले 10 सालों में, उसका नतीजा आप आज देख रहे हैं। अगर आप ये देख रहे हैं कि हमारा जैसे एशियन गेम्स में 70 से हमने 107 पे जो छलांग मारी है, यकीन मानिए 50% से ज्यादा गोल्ड पिछले बारी से अगर हमने ज्यादा जीते हैं, तो ये जंप कोई मामूली जंप नहीं है। ये लोगों को शायद दिखता नहीं है या उतना ज्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन स्पोर्ट्स में इतना आसान नहीं होता है कि आप एक टैली से दूसरे टैली 5 साल के बाद गेम्स हुए और आपने 70 से लेके आप उसको 107 पे ले गए। तो ये एक पूरा कलेक्टिव एफर्ट होता है। ये कोई सिर्फ एक साइड से चल रहा है ऐसा नहीं है। खेल जो लोग खेलते हैं उन्होंने मेहनत की है, उसको सपोर्ट करने के लिए सरकार ने जो जो स्कीम्स बनाई है, अभी आप जैसे देख लीजिए कि जैसे एक स्कीम है जिसमें कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, टॉप्स। उसमें अब खिलाड़ी का जो आजकल के खिलाड़ी है, देखिए इनको सबसे बड़ा एडवांटेज जो सरकार ने दिया है वो ये दिया है कि अब आपको, अगर आप अच्छे हैं और ये आप रिकॉग्नाइज हैं, आपको फिर सोचना नहीं है। आपका हर पार्टिसिपेशन, आपका ट्रेनिंग, आपका ट्रैवल, हर चीज का ख्याल रखा जाता है। आपको अगर मेडिकल हेल्प चाहिए तो वो है, अगर आप इंजर्ड हो गए, आपको देश के बाहर जाना है, वो भी आपको है, देश के अंदर भी आपको सुविधा दी जा रही है। ये इतने सालों में मैंने कम से कम स्पोर्ट्स का जो सेक्टर है हमारा, यहां मैंने नहीं देखा। तो ये एक बहुत जबरदस्त चीज हुई है पिछले कुछ सालों में। क्या यही वो प्रयास है जिसकी वजह से आज भारत ओलंपिक खेलों के लिए, यूथ ओलंपिक्स के लिए दावेदारी पेश कर रहा है? और सिर्फ दावेदारी नहीं, मजबूती के साथ में, और वो मजबूती जो आज विजिबल है, दुनिया देख सकती है नाम हमारे खिलाड़ियों के माध्यम से, बल्कि देश में बढ़ते हुए ढांचागत जो क्षेत्र है खास करके खेल को लेकर, वो साफ तौर से दिखाई पड़ता है। ये हमारी दावेदारी को मजबूत भी करता है। देखिए, दावेदारी को मजबूत करता है क्योंकि अब भारत विश्व मैप में नजर आने लगा। पहले हम लोग एक बड़ा देश था, हम सिर्फ इसलिए जाने जाते थे कि आबादी बहुत है हमारी। लेकिन अब जो है, जैसे देश का जो एक रेपुटेशन जिसको हम बोलते हैं, जैसे एक सम्मान होता है, आप एज एन इंडियन आप बाहर जाते हैं। मेरी किस्मत थी कि मुझे बहुत ऐसे मौके मिले कि मैं देश के बाहर गया, और वहां मैंने इतने सालों में, पिछले 30 सालों में मैंने देखा कि भारतीय को जैसे लोग देखते थे, एक भारतीय की तरफ कैसे देखते थे, इतना शिफ्ट हुआ है कि लोग आपको बहुत अब इज्जत से देखते हैं, सम्मान से देखते हैं। और ये जो सम्मान भारत के पास आया है, ये पहले सिर्फ इसलिए आता था कि साहब आपका देश बहुत अच्छा है, उसकी हिस्ट्री है, कल्चर है, लेकिन अब वो कहते हैं कि अब आप अपने लोगों का ख्याल रख रहे हैं, अब आप खेल में भी अच्छे हैं, आपका जो स्पेस का जो प्रोग्राम है वो अच्छा है, एजुकेशन हमारा हमेशा अच्छा रहा है एट अ सर्टेन लेवल, जहां पे कि हमारे भारतीय बाहर जाके प्रोग्रेस, जितने भी ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे हमारे जो इंडियंस ने जाके जो अपना नाम कमाया है, वो तो पहले वो उसी पे रहता था। अब स्पोर्ट्स में धीरे धीरे हम उस तरफ आ रहे हैं जहां पे कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो रही है। एशियन गेम्स में 100 से ज्यादा इससे पहले कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ है। और देखिए, जितनी तरफ से जितना हम पहले, अगर मैं उसी बात को वापस लेके नेशनल गेम्स पे लाऊं, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा जो फाउंडेशन है, इसको मजबूत बनाना है। और इसमें जो काम हुआ है पिछले कुछ सालों में,
ये मुझे दिख रहा है, ये बहुत साफ है ये कि इसमें जो प्रायोरिटी सालों साल से नहीं दिख रही थी, अब दिख रही। बिल्कुल, खेल प्राथमिकता में नहीं था लेकिन अब दिखाई पड़ रहा है और शायद इसी का असर है कि खिलाड़ियों का एक मनोबल बढ़ता नजर आता है। खेल से जुड़े तमाम लोगों का विश्वास पैदा होता है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं अगर बेहतर करेंगे तो उसको देश स्वीकार करेगा और दुनिया में हमारा नाम होगा। बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के। सारथी, सारथी, सारथी। दिन तिनक दिन, तिनक दिन, दिन तिनक दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के शिरडी पहुंचे, जहां उन्होंने श्री साईं बाबा समाधि मंदिर में पूजा अर्चना की तो 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण भी किया। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र सरकार की नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया, जिसका फायदा राज्य के 86 लाख किसानों को मिलेगा। तो नीलवंडे बांध के बाईं तरफ की परियोजना से करीब 182 गांवों को फायदा होगा पानी का खेती के लिए। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार गरीब कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। महाराष्ट्र को 5 दशक से जिस नीलवंडे डैम का इंतजार था, वो काम भी पूरा हुआ है। आज नीलवंडे परियोजना पर जल पूजा हुई है। इसको 1970 में स्वीकृति मिली थी। 1970 में। सोचिए
ये परियोजना 5 दशक से लटकी हुई थी। जब हमारी सरकार आई तब इस पर तेजी से काम हुआ। आज इस डैम से पानी मिलना शुरू हुआ है। मेरे सभी किसान भाई बहनों को मेरी एक प्रार्थना है, ये पानी परमात्मा का प्रसाद है। एक बूंद भी पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए। 5,177 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा नीलवंडे बांध किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी सौगात है। अपने दौरे पर पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में लगभग 7,500 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के साथ आधारशिला भी रखी। इनमें अहमदनगर सिविल अस्पताल में आयुष अस्पताल, NH 166 पैकेज 1 के सांगली से बोरगांव खंड को 4 लेन का बनाना और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मनमाड टर्मिनल पर अतिरिक्त सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने अहमदनगर सिविल अस्पताल में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग की आधारशिला भी रखी। उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। मुझे इस बात की खुशी है कि महाराष्ट्र सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना शुरू की है। इसके तहत महाराष्ट्र के शेतकरी परिवारों को 6,000 रुपये और अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी अब यहां के छोटे किसानों को सम्मान निधि के 12,000 रुपया मिलेंगे। पीएम ने इस मौके पर महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार पर किसानों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब वो कृषि मंत्री थे तो किसानों को एमएसपी के लिए बिचौलियों के भरोसे रहना पड़ता था। 7 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने देश भर के किसानों से सिर्फ 3.5 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी पर अनाज खरीदा, जबकि हमारी सरकार 7 वर्षों में एमएसपी के रूप में इतने ही समय में 13.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को दे चुकी है। 2014 से पहले दलहन और तिलहन ये किसानों को सिर्फ 500-600 करोड़ रुपए की खरीद एमएसपी पर होती थी। 500-600 करोड़, जबकि हमारी सरकार 1,15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दलहन और तिलहन किसानों के बैंक खातों में दे चुकी है। पीएम ने इस अवसर पर लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड और स्वामित्व कार्ड भी वितरित किए। उन्होंने 186 किलोमीटर के कुर्दुवाड़ी लातूर रोड रेलवे खंड का विद्युतीकरण, 24.64 किलोमीटर वाले जलगांव को भुसावल से जोड़ने वाली तीसरी और चौथी रेलवे लाइन की सौगात दी। उन्होंने शिरडी के साईं मंदिर में नए दर्शन कतार परिसर का उद्घाटन किया। ये नवीनतम तकनीकी से पूर्ण एक आधुनिक विशाल भवन है, जिसकी परिकल्पना भक्तों को आरामदायक प्रतीक्षा क्षेत्र प्रदान करने के लिए की गई है। इस नए दर्शन कतार परिसर की आधारशिला अक्टूबर 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में विधिवत पूजा अर्चना की और शिरडी के साईं बाबा से देशवासियों की खुशहाली की कामना की। ब्यूरो इनपुट के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। हमारे हर निर्णय, हमारे हर दिशा, उसका एक ही मानदंड है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। आयकर के रूप में दिया हमारा योगदान कर रहा है नव भारत का निर्माण। देश को ले जा रहा है नई ऊंचाइयों पर, नए कीर्तिमानों की ओर। आइए राष्ट्र प्रथम के इस संकल्प को अपने कर्तव्य से और मजबूत करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स ध्यान दें, 30 सितंबर 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अपना TDS विवरण अवश्य ई-फाइल करें। 200 रुपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से बचने के लिए समय पर अपनी TDS विवरणी ई-फाइल करें। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको खबर दिखाई प्रधानमंत्री के आज के महाराष्ट्र के दौरे की, जहां पर उन्होंने तमाम विकास योजनाओं की सौगात दी थी। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और एडिटर ऑर्गेनाइजर के प्रफुल्ल केतकर जी। प्रफुल्ल जी, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल पहला यही कि प्रधानमंत्री के अगर महाराष्ट्र के दौरे की आज के लिहाज से अगर बात की जाए तो उसमें आस्था भी नजर आई, विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी नजर आई, किस तरीके से आप देखते हैं? जी आर्येंद्र, एक तरफ शिरडी में साईं बाबा के दर्शन और दूसरी तरफ विकास योजनाओं की सौगात, वो भी 7,500 करोड़ की, जिसमें प्रधानमंत्री ने जैसे कहा कि स्वास्थ्य, रेल, ऑयल और गैस, इनसे जुड़े हुए अलग अलग प्रकल्पों को जो डेडिकेट किया है वो डबल इंजन की सरकार है। तो मुझे लगता है कि विकास का जो खाका एक तरह से केंद्र सरकार ने खींचा है, अब महाराष्ट्र में ये जो सरकार बनी है भाजपा, शिवसेना, शिंदे गठ और अजित पवार गठ एनसीपी का, तो ये थोड़ा सा अब उस विकास के केंद्र की योजनाओं को आगे बढ़ाने में थोड़ा सा इससे पुश मिलेगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने, क्योंकि ये जो एरिया है हमको ठीक से समझना चाहिए, शिरडी और जो अहमदनगर का एरिया है, जिसको अभी अहिल्याबाई होलकर के नगर से भी जाना जाता है, तो ये एरिया गन्ना किसानों का केंद्र माना जाता है। कोऑपरेटिव की शुरुआत एक तरह से पूरे देश में यहां से हुई थी और वहां पे ये कैनाल की पानी की शुरुआत होना और उसके साथ साथ किसानों के लिए जो एक विशेष सम्मान निधि, नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना, जिससे सामान्यतः जो 6,000 का जो केंद्र सरकार से निधि जो प्राप्त होता है वो तो मिलेगा ही, लेकिन अब एक विशेष योजना महाराष्ट्र के किसानों के लिए ये रहेगी, जिसके अनुसार 6,000 रुपए सम्मान निधि के रूप में और किसानों को मिलेंगे। तो इस क्षेत्र में जो अब लाभार्थी है किसान सम्मान निधि के, उनको उसका दुगना लाभ सही में डबल इंजन के रूप में मिलने वाला है। जी प्रफुल्ल जी, एक महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि पूर्ववर्ती सरकारों में तमाम प्रोजेक्ट दशकों तक लटके रहा करते थे। नीलवंडे बांध की लिहाज से अगर बात की जाए तो 70-80 के दशक में एक तरीके से उसकी शुरुआत हुई, लेकिन अभी जाकर एक प्रकार से उसके माध्यम से काम शुरू होता है। लगभग 180 के आसपास गांव को उसका फायदा होगा। निश्चित तौर से सीधे जिस बात का आप जिक्र करें, किसानों को फायदा होगा, तो किसानों के लिहाज से इस पूरे इलाके में एक बड़े प्रकल्प की शुरुआत आज कम से कम हुई है। जी निश्चित,
देखिए, ये नीलबंडे डैम का इसका बहुत लाभ, क्योंकि कुछ गांव ऐसे थे, खास करके नगर, नासिक, मालेगांव, ये जो क्षेत्र है शिरडी के आसपास का, उसमें से कुछ गांव वहां पे कोऑपरेटिव पास में रहते हुए भी शुगर, बहुत सारे गन्ना, जो पहला जो शुगर फैक्ट्री कोऑपरेटिव शुरू हुई वो भी यहीं पे शुरू हुई थी, लेकिन फिर भी वो उससे वंचित रह रहे थे। अब उनको उसका पानी का सीधा लाभ मिलेगा, लेकिन उससे महत्वपूर्ण मुझे लगा पॉलिटिकली एक मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट था प्रधानमंत्री का आज। वो ऐसा एरिया माना जाता है जहां पे कभी कांग्रेस का और बाद में एनसीपी का एक तरीके से गढ़ रहा, लेकिन वहां पे आज प्रधानमंत्री ने एक पॉलिटिकल मैसेजिंग किया है कि महाराष्ट्र के बड़े मंत्री के रूप में उन्होंने शरद पवार जी का नाम लिए बिना उनसे व्यक्तिगत सम्मान की बात करते हुए भी उन्होंने ये प्रश्न किया कि जिस एमएसपी के नाम पर राजनीति होती है उसमें 7 साल में केवल 3.5 लाख करोड़ ही एमएसपी की कीमत क्यों दी गई 7 साल में, जबकि एनडीए की सरकार आने के बाद वही एमएसपी फूड ग्रेन्स के लिए जो थी, खाद्यान्न के लिए, वो 13.5 लाख करोड़ की दी गई। तो ये मुझे लगता है कि एक तरह से टॉप सेटिंग भी है आने वाले जो सारा राजनीतिक संग्राम चुनावी हमको दिखने वाला है, उसके लिए भी एक तरीके से आज प्रधानमंत्री ने इन विकास योजनाओं के साथ नींव रखी है। जी, अब प्रफुल्ल जी, अक्सर हम लोग, आपने कहा ना राजनीतिक मैसेज, अक्सर इस बात की चर्चा होती है साहब डबल इंजन कहने की सरकार, आप एक नारा दे देते हैं, लेकिन आज डबल इंजन समझ में आता है जिसका जिक्र आपने भी किया, और 6,000 रुपए केंद्र के माध्यम से किसान सम्मान निधि और वहीं नमो शेतकारी महासम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपए अतिरिक्त सालाना। ये आपको लगता है कि बात वही होती ना जब आप एक बेहतर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा राज्यों के बीच में देखते हैं, या कहा जाए जब डबल इंजन की सरकार होती है तो इस प्रकार से अपने लोगों को फायदा कैसे पहुंचाया जाए, उनकी भलाई के बारे में सोचा कैसे जाए, ये नतीजे तब निकल के आते हैं। जी आर्येंद्र, ऐसा होता है कि आप जब कभी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम पर, कभी ऑटोनॉमी के नाम पर केवल कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिटिक्स में लगते हो या निगेशन में लगते हो, तो आप अपनी योजनाओं को भी ठीक से लोगों तक पहुंचा नहीं सकते। जब आप केंद्र के साथ तालमेल बिठाकर, बहुत सारी सरकारें ऐसी है, जैसे उड़ीसा की सरकार है, दल अलग है लेकिन फिर भी उन्होंने कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिटिक्स नहीं की, तो उसका परिणाम क्या सीधा सीधा दिखता है, वही हमको महाराष्ट्र में भी दिख रहा है कि ये सरकार थोड़ा सा स्टेबल हो गई। अब अजित पवार भी इस सरकार में जुड़ गए हैं। उसके बाद हमको ये सीधा दिखाई दे रहा है कि जब सरकार केंद्र की योजनाओं के साथ मिलकर जब राज्य अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाता है तो उसका दोहरा लाभ सामान्य जनता को मिलता है। और प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि गरीबों तक, सारे लाभार्थियों तक पहुंचना, अंतिम गरीब व्यक्ति का विकास, ये हमारी प्राथमिकता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है। ये जो प्रधानमंत्री ने कहा है, मुझे लगता है कि ये केवल बजटरी प्रोविजन के नाते नहीं, उसकी ग्राउंड पर डिलीवरिंग के नाते भी डबल इंजन के द्वारा संभव हो पाता है। और उसी को शायद आज के ये जो विकास योजनाओं का लोकार्पण हुआ है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उससे यही मैसेज देने का काम शायद आज महाराष्ट्र की सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने मिलकर किया है। और बिल्कुल ये भी एक तरीके से दिखाता है कार्य पद्धति को। 2018 में जो प्रधानमंत्री ने साईं बाबा के दरबार में वहां पे नया जो दर्शन परिसर था उसकी एक तरीके से शुरुआत की बात करी थी, और 2023 में खुद वो एक तरीके से उसका उद्घाटन करते, तो ये दिखाता है कार्य संस्कृति को लेकर। फिलहाल वक्त इतनी ही अनुमति दे रहा है। प्रफुल्ल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दादी,
आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर, अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। भ्रष्टाचार के खिलाफ आज ईडी ने राजस्थान और पश्चिम बंगाल में कार्रवाई की है। राजस्थान में पेपर लीक के मामले में ईडी ने राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा एक निर्दलीय विधायक के खिलाफ छापेमारी की तो मामला राजनीतिक रूप से गर्मा गया। इस बीच फेमा से जुड़े एक और मामले में ईडी ने अशोक गहलोत के बेटे को समन जारी किया है, जिसके बाद कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेलती नजर आई तो भाजपा कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती हुई और ज्यादा मुखर दिखाई पड़ी। ईडी ने राशन वितरण घोटाले के एक अन्य मामले में पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के आवास पर भी छापेमारी की है। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए प्रवर्तन निदेशालय राजस्थान से लेकर बंगाल तक एक्शन में है। पेपर लीक मामले में ईडी की जांच राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तक पहुंच गई है। ईडी ने गुरुवार सुबह उनके सरकारी और निजी आवास पर छापेमारी की। डोटासरा 2021 तक शिक्षा मंत्री रहे, इस वजह से विपक्ष उन पर भी आरोप लगाता रहा है। इसके अलावा निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुडला के घर पर भी छापे मारे। भाजपा ने सीधे अशोक गहलोत पर हमला बोला है। भाजपा का आरोप है कि पहले वो इसे सामान्य घटना बताते रहे और निष्पक्ष जांच नहीं कराई और अब जब भ्रष्टाचार पर नकेल कसा जा रहा है तो सरकार बौखला गई है। इससे पहले अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने इसे बदले की कार्रवाई बताया। पेपर लीक के षड्यंत्र के तार जब जुड़े हुए प्रतीत होने लगते हैं तब उनको राजनीतिक वेंडेटा याद आता है। ये दोहरा चाल और चरित्र अब बेनकाब हो चुका है और राजस्थान की जनता ये जान चुकी है कि किन लोगों की मिलीभगत के चलते हुए RPSC के पेपर लीक हुए। राजस्थान पब्लिक सर्विसेज कमीशन का एक मेंबर आपने जो अपॉइंट किया था वो पकड़ा गया नहीं गएगा और उनके साथ जो था एक राज्य मंत्री के दर्जा दिया था आपने, वो उनके कैश के सहित अरेस्ट हुआ था। भाजपा का आरोप है कि 19 बार पेपर लीक हुए हैं, जिससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हुए राज्य के 70 लाख युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। उधर एक अन्य मामले में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को शुक्रवार को पूछताछ के लिए समन भेजा। वहीं वैभव ने कांग्रेस नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया है। समन आया है और ये मामला तो 12 साल पहले 13 साल पहले भी यही आरोप लगाए गए थे, तब भी हम लोगों ने इसका जवाब दे दिया। 12-13 साल बाद फिर इन्हीं बातों को लेके ईडी वापस आया है। युवाओं के भविष्य पे हथौड़ा चलाने का काम गहलोत सरकार ने काम किया है और उसमें बहुत बड़े पैसे का लेन देन हुआ है और यह जो कार्रवाई हो रही है अपने जो भी इनपुट होगा उसके आधार पे सब स्वतंत्र एजेंसीज हैं अपना कार्रवाई कर रही हैं। उधर ईडी ने पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक के आवास पर भी छापेमारी की। ये छापेमारी राशन वितरण के घोटाले मामले से जुड़ी है। टीएमसी नेता ज्योतिप्रिय मल्लिक वन मंत्री बनने से पहले खाद्य मंत्री का कार्यभार संभाल रहे थे। राशन वितरण घोटाला उसी वक्त का है। बताया जा रहा है कि राशन भ्रष्टाचार के आरोपी बकीरुर रहमान से पूछताछ के बाद अहम जानकारी मिली है। उस जानकारी के आधार पर ईडी ने नया सर्च ऑपरेशन चलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के लगे आरोपों पर संसद की एथिक्स कमेटी ने सुनवाई शुरू की है। आज इस कमेटी के सामने बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राई के बयान दर्ज हुए। एथिक्स कमेटी के प्रमुख ने कहा है कि उन्होंने मामले की जांच के लिए गृह और आईटी मंत्रालय को पत्र लिखे हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके। इस मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में गुरुवार को लोकसभा की एथिक्स कमेटी की बैठक हुई। इस मामले में कमेटी ने वकील जय अनंत देहाद्राई और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान दर्ज किए। एथिक्स कमेटी अब इनके बयान के आधार पर टीएमसी सांसद पर लगे आरोपों की जांच करेगी। कमेटी ने मामले में महुआ मोइत्रा को 31 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है। समिति की पहली सुनवाई के दौरान पैनल प्रमुख और भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर ने कहा कि टीएमसी सांसद के खिलाफ आरोपों के विषय में गृह और आईटी मंत्रालय को पत्र लिखा जाएगा। कमेटी ने आज दोनों जिनको सम्मन किया गया था, निशिकांत दुबे जी को और सुप्रीम कोर्ट के वकील को, उनको सुना गया। उनको सुनने के बाद उनके साक्ष्य को देखा गया। उसको देखते हुए, इसकी गंभीरता को देखते हुए कमेटी ने दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। एक निर्णय 31 तारीख को महुआ मोइत्रा को कमेटी की तरफ से सम्मन जा रहा है कि 31 तारीख को उपस्थित होके अपनी बात कहें, अपने बचाव पक्ष में जो कहना चाहते हैं और जो भी पेपर देना चाहते हैं दें। एक विषय एथिक्स कमेटी के समक्ष पेश हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मामले में पूरा सहयोग करने का भरोसा दिया। सभी ने नॉर्मल क्वेश्चन थे, क्वेश्चन शेयर नहीं कर सकते क्योंकि उसके एक नियम है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि सभी सांसद चिंतित हैं। सवाल ये है कि पार्लियामेंट की डिग्निटी, प्रोप्राइटी रहेगी कि नहीं। पार्लियामेंट के सम्मान का सवाल है और मेरे से ज्यादा जो है एथिक्स कमेटी इससे ज्यादा चिंतित। बता दें कि महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए व्यापारी दर्शन हीरानंदानी से पैसा और उपहार लेने के आरोप हैं। निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर टीएमसी सांसद के खिलाफ जांच करने की मांग की थी। दर्शन हीरानंदानी भी कमेटी को दिए गए एक हलफनामे में महुआ द्वारा संसद में सवाल पूछने के लिए पैसा और उपहार मांगने की बात कबूल कर चुके हैं। निशिकांत दुबे सोशल मीडिया पर महुआ के खिलाफ लगातार हमलावर हैं। इस बीच महुआ की पार्टी टीएमसी मामले में उनसे दूरी बनाए हुए है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं। नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। हमारे हर निर्णय, हमारे हर दिशा, उसका एक ही मानदंड है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। आयकर के रूप में दिया हमारा योगदान कर रहा है नव भारत का निर्माण। देश को ले जा रहा है नई ऊंचाइयों पर, नए कीर्तिमानों की ओर। आइए राष्ट्र प्रथम के इस संकल्प को अपने कर्तव्य से और मजबूत करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स ध्यान दें। 30 सितंबर 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अपना टीडीएस विवरण अवश्य ई फाइल करें। 200 रुपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से बचने के लिए समय पर अपनी टीडीएस विवरणी ई फाइल करें। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। और ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। कतर में हिरासत में लिए गए 8 भारतीयों के मामले में फैसले पर विदेश मंत्रालय की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया है कि कतर की प्रथम दृष्टया अदालत ने आज अल दहरा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है, जिसमें हम मृत्युदंड के फैसले से चिंतित हैं और विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम भारतीय
के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं और सभी कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। हमारे लिए ये मुद्दा बेहद अहम है और हम इस पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। हम सभी तरह की कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से इस वक्तव्य में फैसले को कतर के अधिकारियों के समक्ष भी उठाने की बात कही गई है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण की शुरुआत शुक्रवार को होगी। दिल्ली के प्रगति मैदान मंडपम में आयोजित की जा रही इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। साथ ही पीएम मोदी देश भर के 100 शिक्षण संस्थानों को 100 5G यूज केस लैब्स भी सौंपेंगे। एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी मंच इंडियन मोबाइल कांग्रेस का शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। 27 से 29 अक्टूबर तक दिल्ली में आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में दूरसंचार और प्रौद्योगिकी में भारत की अविश्वसनीय प्रगति को सारी दुनिया देखेगी। ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन थीम के साथ IMC 2023 का लक्ष्य उन्नत टेक्नोलॉजी के डेवलपर, निर्माता और निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति को और मजबूत करना है। 3 दिवसीय कांग्रेस में 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ग्रीन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा पीएम मोदी देश भर के 100 शैक्षणिक संस्थानों के लिए 100 5G यूज केस लैब्स की भी शुरुआत करेंगे। इन लैब्स को 100 5G लैब्स इनिशिएटिव के तहत विकसित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य भारत और दुनिया की तकनीकी जरूरतों को पूरा करने में 5G से जुड़ी तकनीकों का विकास करना है। इस साल मोबाइल कांग्रेस में एक नए स्टार्टअप कार्यक्रम एस्पायर की भी शुरुआत होगी। इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स, निवेशकों और उद्योग के बीच बेहतर तालमेल और संवाद कायम करना है। IMC 2023 में 22 देशों से 1 लाख प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत ने बहुत कम समय में 5G तकनीक में अभूतपूर्व लक्ष्य हासिल किए हैं। अक्टूबर 2022 में 5G स्पेक्ट्रम शुरू होने के 8 महीने के भीतर ही 700 जिलों में 2 लाख से ज्यादा क्षेत्रों में 5G कवरेज शुरू कर दी गई। भारत में 5G लागू करने की रफ्तार दुनिया में अब तक सबसे तेज रही है। 5G बेस्ड ट्रांसीवर स्टेशन स्थापित करने के मामले में भी रिकॉर्ड तेजी देखी गई है और हर दिन 1000 BTS स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं औसत डाउनलोड स्पीड के मामले में एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारत का चौथा स्थान है। 5G के बाद 6G को लेकर भी भारत की तैयारियां जोरों पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत 6G विजन को जारी कर चुके हैं और साथ ही दूरसंचार विभाग भारत 6G अलायंस टास्क फोर्स का गठन कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और दिल्ली पुलिस में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के, विशेषकर महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली पुलिस में जल्द ही लगभग 13,000 से ज़्यादा पदों पर बहाली होने जा रही है, जिसमें दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के 13,000 रिक्त पद जुलाई 2024 तक भर दिए जाएंगे और महिला उम्मीदवारों पर सरकार का खासा जोर है। दिल्ली पुलिस में इस साल दिसंबर तक जूनियर रैंक के कुल 3,521 रिक्तियां भरी जाएंगी। वहीं जुलाई 2024 तक 13,013 रिक्तियां भरे जाने की तैयारी है। इनमें सिपाही, हेड कांस्टेबल, चालक आदि शामिल हैं। LGVK सक्सेना के निर्देशों के मुताबिक विभिन्न पदों पर पर्याप्त संख्या में महिला उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। हमारी कई वैकेंसीज हैं वह अनाउंस हुई हैं और इसके साथ ही अप्रॉक्सीमेटली 33% है वह रिजर्वेशन रहेगा वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। तो ये बहुत ही बड़ा स्टेप है क्योंकि मुझे लगता है कि जब एक हम वर्दी पहन के जब महिलाएं ग्राउंड पर होती हैं तो उससे उनका तो सशक्तिकरण है ही, क्योंकि एक वर्दी के साथ अथॉरिटी एक आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, लेकिन जब उनको और महिलाएं देखती हैं तो उनका भी सशक्तिकरण होता है। तो ये एक डबल काम करता है जब महिलाएं वर्दी पहनती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। इस वर्ष के 3,521 पदों के लिए लिखित परीक्षा, PE और MT और टाइपिंग परीक्षण आयोजित किए गए। इन पदों को दिसंबर 2023 से जुलाई 2024 के बीच चरणबद्ध तरीके से भरा जाना है, जिसके तहत हेड कांस्टेबल के पद के लिए 800 से अधिक रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें 559 रिक्तियां पुरुषों के लिए और 276 रिक्तियां महिलाओं के लिए हैं। अगले साल तक 13,000 से अधिक रिक्तियां भर दी जाएंगी, जिनमें से लगभग 500 रिक्तियां महिला पदों के लिए होंगी। पिछले 7 साल से ये रूल चल रहा है, जिसमें ये था कि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल फोर्सेस हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री हो या दिल्ली पुलिस हो,
इसमें एक टारगेट फिक्स किया गया था कि जल्दी से जल्दी हम अपनी फोर्सेस हैं उसमें 33% वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जरूर हो। तो उसके चलते पिछले 6 और 7 साल में हमने काफ़ी रिक्रूटमेंट किया है, जिसमें बहुत सारी महिलाओं का दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ है। केंद्र का खास फोकस इस बात पर भी है कि न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए, बल्कि उनके सम्मान, निर्णय लेने की क्षमता और समाज और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को भी और अधिक मजबूती दी जाए। अब महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में न केवल मौका दिया जा रहा है, बल्कि प्रशिक्षण के द्वारा उनका कौशल विकास भी किया जा रहा है। उसी के तहत पुलिस सेवा में भी महिलाओं के लिए ये अवसर उनके हौसलों में एक नई उड़ान साबित होगा। रमा त्यागी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो न्यूज नाइट में जाते थे आपको छोड़ जाते कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेंगलुरु में IIM बेंगलोर के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर स्थापना सप्ताह का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश में IIM बेंगलोर ने ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए कठिन समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय वायुसेना के कमांडरों से बात की। इस दौरान उन्होंने वायुसेना से तेजी से बदलती भू राजनीतिक स्थिति को देखते हुए एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे चाणक्य रक्षा संवाद में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने देश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हम भू राजनीतिक परिदृश्य में अभूतपूर्व परिवर्तन देख रहे हैं। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि 40,000 अग्निवीरों का पहला बैच इकाइयों में शामिल हो गया है और काफी उत्साहजनक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडियन ऑयल के पारादीप और पानीपत रिफाइनरीज में बने रेफरेंस फ्यूल का लोकार्पण किया। पहली बार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने रेफरेंस गैसोलाइन और डीजल फ्यूल्स तैयार किया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत तेजी से ईंधन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए प्रयास कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र अस्पताल का उद्घाटन किया। ये अस्पताल एम्स के रेफरल अस्पताल के तौर पर सेवाएं देगा। 177 बेड वाले इस अस्पताल में 73 गांव के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार जल्द ही नेशनल वन हेल्थ मिशन की शुरुआत करेगी। इसके तहत मानव के साथ साथ जानवरों और जंगल में रहने वाले जानवरों की सर्विलांस होगी, ताकि किसी भी बीमारी की शुरुआत में ही पहचान कर उस पर एक्शन लिया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर पश्चिमी क्षेत्र के कुलपति सम्मेलन एकता नगर केवड़िया में शुरू हो गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री ऋषिकेश पटेल और राज्य शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पंसुरिया मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने एकता नगर में गुजरात सरकार द्वारा समर्थित 20 विभिन्न स्टार्टअप प्रदर्शनी स्टॉलों का भी उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत में 351 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।